हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज आपको बायोलॉजी चैप्टर अर्थात बायोलॉजी विषय जो है क्लास 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आप सब कहते हैं वीवीआई क्वेश्चन। यह वैसा क्वेश्चन है जो कि जिसको बोलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन अर्थात 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ये पूछे हुए क्वेश्चन को आज आपको बेहतरीन तरीका से हम समझाएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो कि इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा तुमको दिया गया है, जो कि पहले वर्ष आज से 2025 से 24, 23, 22 सब कुछ क्वेश्चन पूछा गया। सब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को हम समझाएंगे इतना बेहतरीन ढंग से कि आप कहेंगे कि नहीं हम क्वेश्चन समझ गए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजी, जिसको आप सब बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी, बायो का पहले देखिए थोड़ा, बायो का मतलब क्या होता है? जीवन। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी जो चैप्टर है हम उसके लाइफ अर्थात बायो का मतलब जीवन, लॉजी का मतलब अध्ययन, जीवन के बारे में हम आज पढ़ते हैं बायोलॉजी चैप्टर में। इसमें मानव के, जीव जंतु के, सभी के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पूछेंगे दोस्तों, रेनो बायोलॉजी जो है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजी का पिता अरस्तु। बायोलॉजी के पिता किसे बोलेंगे? अरस्तु। आज उसी जीवन पे आधारित अर्थात बायोलॉजी चैप्टर जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स को है क्वेश्चन, हम आपको 21 अर्थात 21 क्वेश्चन आपको क्या करेंगे अच्छे ढंग से समझाएंगे। तो देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं बायोलॉजी वर्ग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात वीवीआई क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने की क्या है चांस है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? यह रेशम की कीड़ों का पालन। पूछेंगे रेनो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो आपको उत्तर देना है रेशम की कीड़ों का पालन। अब देखिए ये क्या है, इसमें रेशम के कीड़ों का पालने के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा ये बता, सबसे पहले ये छोटू तुम बता, रेशम का जो खोज हुआ था पहले किस देश में हुआ था? तो बोल जानता है? नहीं। तो देखो ध्यान से, रेशम जो है रेशम का खोज चीन देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन देश में। वहां देखो एक छोटी सी कहानी है। वहां की एक राजकुमारी थी, वह वाटिका में घूम रही थी और कॉफी पी रही थी। कॉफी पीते पीते वह बागान में घूम रही थी, तो पेड़ से ऊपर से कुछ ऐसा पदार्थ गिरा उसके कॉफी में कि वह आश्चर्यचकित हो गई कि क्या गिरा मेरे कॉफी में। जब उसको अपने हाथों से उसने निकाला तो उसे बहुत मुलायम लगा, बहुत अच्छा लगा कि आखिर है क्या। तो उस पे उसने अध्ययन किया, शोध किया, तो उसे पता चला कि ये ऐसा पदार्थ है जो कि बहुत मुलायम है, आरामदायक होगा। तो उसने दुनिया को बहुत वर्षों तक छुपा के रखा, और छुपा के रखने के बाद उस पे उसने रिसर्च किया, शोध किया, और उसके बाद वह अपने महलों में इसका वही जीव सबको, कीटों सबको पालने का काम किया। जब वह पाल के उसे बहुत सारे रेशम प्राप्त होने लगे तो उसे बाजारों में अधिक मूल्यों में बेचने का काम किया, लेकिन दुनिया से वह जो है बहुत दिनों तक क्या रखा? छुपा के रखा। तो यही है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम की कीड़ों से। और देखो इसी पर 2-4 क्वेश्चन है। जैसे हम आपको बोलेंगे मधुमक्खी पालन। आप जानते हैं मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है, जो कि शहद हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। शहद का इस्तेमाल हम घरेलू कामों में भी करते हैं और उसको खाने पीने में भी हम इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो मधुमक्खी के छातों से भी, उससे भी बहुत प्रकार के, जैसे मोमबत्ती बनाना, उसके छाते से बहुत प्रकार के हम पदार्थ बनाते हैं। तो पूछेंगे रेनो मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो बोलना एपीकल्चर से। किससे संबंधित है?
एपी कल्चर से। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम बताएं रेशम की कीड़ों का पालन सेरीकल्चर, तो मधुमक्खी का पालन किससे एपी कल्चर। उसी में देखो एक आ गया अंगूर, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती जो है वह भी किससे संबंधित है विटीकल्चर से। तो इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखो एक क्वेश्चन से हमने कितना तुम्हें समझाया कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम के कीड़ों के पालन से। पूछेंगे रे मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं, तो बोले सर एपी कल्चर। तो देखो एक क्वेश्चन से हमने 2-3 क्वेश्चन बताए। रेशम सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ, चीन में। कैसे प्राप्त हुआ, वहां की राजकुमारी वाटिका में घूम रही थी, उसके कॉफी में गिरा तो उसे अच्छा लगा। तो इस प्रकार इसकी कहानी। तो बता चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। देखो एक क्वेश्चन से हमने 4-5 क्वेश्चन क्या किया, जवाब दिया। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन सिर्फ तुम्हें ध्यान से सुनना और समझना है। अगर तुम समझ लिया तो ये 21 क्वेश्चन जो है ना, आपको लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास आपको समझ आएगा। देखिए उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो बोलेगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है नो, कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। आप पूछेंगे कि रे कोशिका का खोज कब हुआ, तो बोलिएगा सर 1665 में। कहाँ हुआ, ब्रिटेन में। किसने किया खोज, रॉबर्ट हुक ने। देखो रॉबर्ट हुक ने खोजा 1665 ईस्वी में इंग्लैंड में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। तो देखो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार से किया, वह एक शोध कर रहा था। जैसे शोध जब कर रहा था तो उसने देखा कि एक पदार्थ में बहुत बड़ा खटाल बाय खटाल बाय खटाल कोठरी जैसा था। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे कोठरी बना हुआ था। वो कोठरी में सभी धर्मों को लोग रहते थे। तो उस धर्म के बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे ना, उसको वहां के लोग क्या बोलते थे, सेल बोलते थे। क्या बोलते थे नो, सेल बोलते थे। तो उसी समय रॉबर्ट हुक ने जब अध्ययन किया, मधुमक्खी के छाते की तरफ से कोठली बाय कोठली दिखाई दिया, तो उसने क्या बोल दिया, उसके मुंह से निकल गया सेल। और उसी दिन से वह पड़ गया, कोशिका का नाम क्या पड़ गया, नो सेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बता कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। कब किया, 1665। कहाँ खोज हुआ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। किस प्रकार, उसने बहुत सारे धर्मों की कोठरियों को क्या नाम दे दिया, मुंह से उसके एकाएक निकल गया सेल, इसलिए आज से पड़ गया नो इस कोशिका का नाम सेल इंग्लिश में। तो आप क्वेश्चन आते हैं नो, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है नो, कोशिका अर्थात सेल। देखो इससे भी हम कितना क्वेश्चन बताएं, सिर्फ तुम्हें ध्यान से समझना है। तीसरा अंकोलॉजी क्या है, देखो ध्यान से पढ़ना। अंकोलॉजी इंग्लिश में भी दिया है। अंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है। उपचार मतलब होता है ठीक। अंकोलॉजी कौन बीमारी है नु, कैंसर। यह इतना खतरनाक बीमारी है कैंसर कि मत पूछो। यह कैंसर बीमारी नो बहुत प्रकारों से होता है, जैसे मधु, गुटखा, शिखर, तंबाकू, बीड़ी, यह सब पीने के बाद उसे कैंसर होता है। कैंसर नो इतना खतरनाक बीमारी है कि इसे मत पूछो। इससे आदमी को नो है ना, गरीब परिवार, फैमिली, मिडिल क्लास के लोग सब इसका इलाज नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके इलाज में बहुत सारे नो पैसा रुपया खर्च होता है। इसलिए इसमें धूम्रपान निषेध है। कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन ना करे। अब देखिए कोई खैनी खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई बहुत प्रकार के नशा वाले पदार्थ का इस्तेमाल करता है। यही सबसे नो कैंसर का क्या है, शरीर में फैलता है। और देखो कैंसर में C60 कोबाल्ट जिसको बोलते हैं, C60 कोबाल्ट का भी उपचार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछेंगे C60 के इस्तेमाल किस में, रे बोले कैंसर के सर इलाजों में भी किया जाता है। तो आप तुमको पता चल गया कि कैंसर बीमारी कैसे होता है। अब एक और देखो कैंसर बीमारी, जैसे आप आकाश है, सूर्य की प्रकाश धरती पे आता है,
सूर्य की प्रकाश जब धरती पे आता है नो, तो हमारे एगो परत है जिसको बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत जो है, जो कि धूल कण वायु गैसों से एक बना हुआ बहुत ज्यादा छतरी टाइप का है, बहुत जाली टाइप का। धूप सूर्य की प्रकाश जब आता है ना ऊपर से नो, तो वह पहले ओजोन परत पर ही क्या करता है, टकराता है। उस छिद्र से होकर हमारे तुम्हारे पास पहुंचता है प्रकाश। अगर सूर्य की प्रकाश मनुष्य के डायरेक्ट शरीर पे अगर पड़ेगा तो उसे त्वचा कैंसर बीमारी होता है। त्वचा कैंसर इतना खतरनाक हुआ, आपको त्वचा की सब है ना, सबको क्या करेगा, उधार देगा, खाल घाव बना देगा, और दिन एक दिन इसका क्या हो जाएगा, मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा, जहीं तहीं आग लग जाएगा। अगर मान ले कि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आवे, पेड़ पौधे पक्षियों मनुष्य किसी भी पड़ेगा तो वह त्वचा को सब जला देगा, पेड़ पौधे के पत्तों को झुलसा देगा, आग लगा देगा। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद भी बीमारी उत्पन्न होता है, जो कि इतना खतरनाक है पराबैंगनी किरण। और पराबैंगनी किरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं नो अल्ट्रावायलेट किरण। कौन सा किरण बोलते हैं नो, अल्ट्रावायलेट किरण। हिंदी में बोलेंगे पराबैंगनी किरण। अगर आपसे हम ये सवाल पूछेंगे, अगर मनुष्य के शरीर पे डायरेक्ट पराबैंगनी किरण पड़ने से नो बता कौन सा बीमारी होता है, तो बोलना त्वचा कैंसर। कैसा बीमारी बोलेगा, त्वचा कैंसर। और मोतियाबिंद बीमारी होता है। पूछेंगे रे पराबैंगनी किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलना अल्ट्रावायलेट किरण। तो उसी प्रकार आज क्वेश्चन पे नो, अंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है, तो बोलना कैंसर। कैंसर के बारे में तुमको, कैंसर कैसे होता है, तंबाकू सेवन से, और सूर्य के प्रकाश पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था नो, रीटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैंसर के इलाज में हम C60 का इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 का। पूछेंगे पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पड़ने पर कौन सा बीमारी होता है नो, त्वचा कैंसर। और मोतियाबिंद भी होता है। बता कितना क्वेश्चन है। देखो, अंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार में, कैंसर एक क्वेश्चन। कैंसर किससे होता है, तंबाकू के सेवन से, शराब से, गुटखा से, पानी से, बीड़ी से इत्यादि से। तंबाकू के सेवन से, खैनी से, बीड़ी से, और नशीला पदार्थ बहुत सारे हैं नो, इससे भी तंबाकू होता है कैंसर। उसके बाद देखो कैंसर, और पूछेंगे नो कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं नो। सूर्य के प्रकाश से अगर डायरेक्ट पराबैंगनी किरण मनुष्य के शरीर पर पड़ेगा तो त्वचा कैंसर। वो तो ओजोन मंडल है जो हमें डायरेक्ट परत नहीं पड़ने देता है, नहीं तो लोगों को चलता फिरता आग लग जाएगा, पेड़ पौधा सब झुलस जाएगा। तो देखो पराबैंगनी किरण का खोज रीटर ने। पराबैंगनी किरण के पड़ने से कौन सा बीमारी होता है, त्वचा कैंसर। और इससे क्या होते हैं, और कौन बीमारी, मोतियाबिंद होता है जो आंखों के लिए हानिकारक है। पूछेंगे C60 क्या है सर जी, C60 भी अर्थात कैंसर के इलाज में इसका सर उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गया नो। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन, रक्त की चर्चा करेंगे। रक्त क्या है, बोलेगा रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त को इंग्लिश में कहते हैं नो ब्लड, अर्थात खून कहते हैं। हमारे शरीर में ब्लड भी 2-3 प्रकार, जैसे RNA, RNA नहीं है नो, RBC और WBC, और साथ साथ कभी प्लेटलेट्स का भी नाम लिया जाता है। अब देखो RBC को बोलते हैं नो RBC। R का मतलब हुआ रेड, B का मतलब हुआ ब्लड, C का मतलब हुआ सेल, जिसे बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं। WBC का मतलब नो व्हाइट ब्लड सेल, जिसे बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स जो है वह सब रक्त को जमने और थक्का बनाने में मदद करता है। तो आपको RBC और WBC पे ज्यादा ध्यान देना है। तो रक्त तो आप समझ गए। और जो रक्त है, खून है नो मनुष्य के शरीर में, देखो रक्त पे क्वेश्चन RBC, WBC। अगला है पूछेंगे बता मनुष्य के शरीर में जो रक्त रहता है, खून जो रहता है नो, वह किसके कारण लाल होता है, तो बोलना सर हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। तो आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, रक्त क्या है, तो बोलेगा रक्त एक संयोजी उत्तक है।
क्या बोलेगा? रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो कि इतना वीवीआई है नो कि यह कई बार एग्जामों में पूछा है। जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक का अंतर बताइए। जाइलम ऊतक का कार्य क्या है? फ्लोएम ऊतक का कार्य क्या है? यह पेड़ में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो यह सब आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी मिलेगा। पहले देखिए नो, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पौधों में पाए जाने वाले संवाहन ऊतक का क्या नाम है? तो बोलेगा फ्लोएम। कहेगा सर फ्लोएम है क्या? रे ये पेड़ पौधे में जड़ में यह पदार्थ पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थ को यह तनों जड़ के माध्यम से तनों में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, वह सभी जगह यह खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम ऊतक। पेड़ पौधा ऐसा है। तो पता याद रहेगा, पौधे में पाए जाने वाले संवाहन ऊतक का नाम है नो फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक का काम क्या है? खाद्य पदार्थ को पेड़ के पत्तियों में, रंध्रों में, टहनियों में, फूलों में, सभी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम ऊतक। याद रखना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। अब है 6 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जल का संवाहन करता है। देखो आ गया क्वेश्चन, पौधे में जल का संवाहन। देखो पौधे में जल का संवाहन करता है। जल, जो से जल, जो से जल, जो से जल, जो से जल। अब देखो पेड़ पौधे में जल तुम कहाँ डालते हो? पेड़ पौधे के जड़ों में। तो तुम देख रहे हैं नो, पेड़ पौधे के अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो कैसे नो पेड़ के सभी भागों में पहुंच जाता है? तना में, पत्तों में, फूलों में, फलों में, रंध्रों में कैसे पहुंच जाता है? रे उसमें भी एक ऊतक है। ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। आप कहेगा सर टिश्यू क्या है, हम तो समझ नहीं आ रहा है। रे नो, कोशिकाओं के समूह को, एक संक्षिप्त में कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक। एक छोटा सा कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो अब देखो, तो पौधे में जल है, पानी जिसको बोलता है, इस सब पेड़ पौधा में जड़ के माध्यम से सभी भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम ऊतक। तो याद रखना, जो से जड़, जो से जाइलम। ये पानी को, जल को जिसको बोलते हैं नो, पेड़ पौधा के तना, पत्तों सभी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जाइलम ऊतक। तो आगे हम बढ़ते हैं नो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन का नाम है नो डीएनए। डीएनए ध्यान से पढ़ना है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखो डीएनए का पूरा नाम भी तुम बोल सकता है, डीएनए का फुल फॉर्म में बोल सकता है, डीएनए का मतलब क्या है सर, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन के द्वारा आपको एक एक दिया जाएगा। तो पहले हम पढ़ते हैं डीएनए क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम देखो क्या है। डीएनए नो हमारे मनुष्य के शरीरों में भी पाया जाता है। पहले इसका हम फुल फॉर्म जानते हैं, डीऑक्सी। इसको क्या बोलेंगे? देखो डी का मतलब हुआ डीऑक्सीराइबो। ध्यान से, डी का मतलब पूछेंगे डीऑक्सीराइबो। एन का मतलब हुआ न्यूक्लिक। एन का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लिक। और ए का मतलब हुआ नो एसिड। ए का मतलब क्या हुआ नो एसिड। एसिड का जिसको बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? तो कभी भी हम तुमसे पूछेंगे डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो याद रहेगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इतना तक तुम्हें याद रखना है। यह सब बहुत क्वेश्चन बार पूछा है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं तुमसे कि इस पे ध्यान दो, फोकस दो। प्रीवियस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो तुम इस सब को माथा में अटा ले। इससे क्वेश्चन नो एग्जाम में आपको फिर से डरेगा, क्योंकि यह 2 साल 3 साल पहले पूछा है। तो इसलिए देखो, तो दूध अब पढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। दूध का प्रोटीन
दूध डैश का प्रोटीन है। अब इसका हम खंड खंड करेंगे। पहले दूध का रंग उजला होता है। अब ये भी पता है कि दूध जो है दूध में बहुत प्रकार के विटामिन भी पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उसमें। तो दूध जो है, जैसे मान ले शिशु की हम चर्चा करेंगे, पूछेंगे रेनो जो छोटा शिशु है उस सबको भी दूध अगर हम पिलाते हैं ना, तो उसमें देखो प्रोटीन की मात्रा अधिक है। अगर ऐसे हम पूछेंगे शिशु को, छोटे बच्चे को अगर दूध पिलाया जाए तो सबसे उत्तम कौन सा दूध है, तो उसकी माँ का दूध है। उसके माँ के दूध में बहुत प्रकार के पदार्थ शक्ति, जो कि बच्चे को, शिशु को रोगों से लड़ने के लिए उसे शक्ति प्रदान करता है। अगर छोटा बच्चा है, 1 महीना का, 15 दिन का अगर शिशु है, अगर हम उसको डायरेक्ट गाय का दूध पिलाएंगे, क्योंकि उसे हानि करेगा। अगर क्यों हानि करेगा? क्योंकि उस शिशु जो बालक है, उसका आंत जो है, उसका उदर है, स्टोमक जिसको बोलता है, वो वीक होता है, कमजोर होता है। और गाय के दूध पिलाने से उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो कि बच्चा वह पचा नहीं सकता और उससे क्या होगा, हानि होगा। इसलिए हमारी माँ सब क्या करता है, उस दूध में आधा दूध आधा पानी मिला देता है, ताकि बच्चा को हानि ना करे। तो आते हैं क्वेश्चन पे, दूध डैश का प्रोटीन है, तो क्या बोलेगा, केसिन। पूछेंगे दूध डैश का प्रोटीन है, क्या बोलेगा, केसिन। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब कितना नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में क्रोमोसोम होती है। यह देखो क्वेश्चन, जो कि आज से 3 साल पहले पूछा गया है, अर्थात 2023 में यह पूछा गया क्वेश्चन। किस प्रकार से, देखो कह रहा है कि एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 होती है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में क्रोमोसोम होती है 46, या तुम संख्या बोलो। यहीं पे क्वेश्चन क्या है, कभी कभी आपको घुमा के पूछेगा, बता मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी जोड़ी है, तो जोड़ी कैसे, तो आप उस समय हड़बड़ाना नहीं है, यही 46 है ना, इसको जोड़ा में बांट देंगे। और जोड़ा में कैसे बांटेंगे, तो देखो जब 46 है ना, 46 को 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, खत्म 6, 2 तिया 6। देखो 23 गुना 2 करेगा 46 पूरेगा, तो 23 जोड़ा बोलना। अगर वह जोड़ा में पूछेगा तो बोलना सर मानव में क्रोमोसोम जो है 23 जोड़ा पाया जाता है। अगर संख्या में पूछेंगे तो 46 बोलना सिर्फ। अगर देखो हम फिर से क्वेश्चन तुमको समझा रहे एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है 46। यही क्वेश्चन को हम पूछेंगे, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम कितनी जोड़ी होता है, मनुष्य के शरीर में कितना जोड़ी होता है, तो बोलना 23 जोड़ी होता है सर। संख्या 23, इधर 6। अब देखो क्रोमोसोम का बहुत डिस्कशन, इसमें मेल और फीमेल में भी 46 पाया जाता है। XY किस प्रकार लड़का लड़की होता है और किस प्रकार पुत्र की प्राप्ति होता है, कौन सा गुणसूत्र मिलने के कारण, तो यह सब आगे विस्तार से हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है मटर। मटर के पौधों में, मटर देखो यहाँ लिखा है, मटर के पौधों में पाए जाने वाले गुण जिसको बोलते हैं झुर्रीदार बीज। मटर के पौधों में पाए जाने वाले गुण जिसको बोलते हैं झुर्रीदार बीज। आप देखो मटर का पौधा पे कुछ चर्चा हो जाए, तो एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम था मेंडल। मेंडल शोध कर रहा था। मेंडल जब शोध कर रहा था तो सबसे पहले दुनिया में उसने मटर के पौधे को चुना, उस पे वो रिसर्च किया और वह मटर के कहेगा सर पौधे को ही क्यों चुना, क्योंकि मटर के पौधे इसलिए चुना क्योंकि वह क्या होता है, झुर्रीदार होता है, जगह जगह पे गांठे पाए जाते हैं। उससे उसने बहुत सारे पदार्थों गुणों के बारे में मेंडल ने बताया। इसलिए हमसे आपसे पूछेंगे, बता रहे मटर के पौधे के बारे में दुनिया को सबसे पहले किसने बताया, मेंडल ने बताया। मेंडल एक वैज्ञानिक था,
तो इसीलिए अब क्वेश्चन आते हैं, मटर के पौधे में पाए जाने वाले गुण को क्या बोलते हैं? झुर्रीदार बीज। क्या बोलते हैं? झुर्रीदार बीज। तो अब चलेंगे 10वां क्वेश्चन के बाद 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखो क्या है? विटामिन। क्या है? विटामिन। विटामिन ए की कमी से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रक्तौंधी। कौन सा बीमारी? रक्तौंधी। आंखों में होने वाले बहुत सारी बीमारी बताए रेनो, रक्तौंधी भी आंखें से संबंधित है, मोतियाबिंद भी आंखें से संबंधित है, बहुत सारी इत्यादि बीमारी जो आंखों से संबंधित है। तो अब आते हैं विटामिन ए। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो आपको या किसी को भी रक्तौंधी की बीमारी होती है। पूछेंगे सर क्या खाएंगे जो हमें विटामिन ए प्राप्त हो? तो बोलेगा सर विटामिन ए जो प्राप्त करने के लिए हमें गाजर खाना पड़ता है। आप गाजर खाइए, पका पपीता खाइए, यह सब में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रक्तौंधी। ऐसा बहुत सारे हैं जो हमारे शरीर में, जैसे आपसे पूछेंगे बताइए विटामिन सी। विटामिन सी का रसायन एस्कर्बिकम। क्या होगा बाबू? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिकम। अब देखो एस्कर्बिकम, इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? क्या खाएंगे जो हमें विटामिन सी प्राप्त हो जाए? विटामिन सी को प्राप्त करने के लिए हमें आंवला खाना चाहिए, नींबू, खट्टे पदार्थ खाए। अगर विटामिन सी तुम्हें प्राप्त करना है तो तुम्हें खट्टे पदार्थ खाना है, आंवला खाना है, नींबू खाना है इत्यादि। ये विटामिन सी जिसे हम बोलते हैं एस्कर्बिकम। अब देखो विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी अभी विटामिन ए की बात हो रही है, विटामिन देखो अब डी की बात करेंगे। कुछ देर पहले विटामिन सी की बात किए, तो विटामिन सी के लिए याद रखना आंवला, एस्कर्बिकम। विटामिन डी की पूछेंगे तो मनुष्य में विटामिन डी कहाँ से प्राप्त? सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार विटामिन ए याद रखना, विटामिन सी याद रखना, विटामिन डी याद रखना। इसी प्रकार बहुत सारे पदार्थ आगे पढ़ना है तुम्हें। आजा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आनुवांशिक। आनुवांशिक गुणों का वाहक है डीएनए। आनुवांशिक गुणों का वाहक है डीएनए। अब आनुवांशिक क्या है? ये ऐसा आनुवांशिक है जिसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी होने वाली। ये डीएनए में, खून में ऐसा ही पदार्थ है, जैसे मान लो हम बोलते हैं कलर विजन, ये आंखों में होता है, जिससे आपको दूर से दिखाई देगा रंग। जैसे बोलेंगे रे ये रंग कौन सा दिखाई देगा? रहेगा लाल तो आपको दिखाई देगा दूसरा रंग, रहेगा ये रंग तो बोलिएगा आप वैसे ही बोलते नो। वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी सब बीमारी सब होता है। आनुवांशिक बीमारी इसी को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो। अब देखो आनुवांशिक गुणों का कौन वाहक है? डीएनए। अभी आपको तुरंत हम बताए हैं डीएनए का फुल फॉर्म, तुरंत बताएं तो क्या बताएं? डीऑक्सी। क्या बताएं? डीऑक्सी है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर तुरंत 6 नंबर आ जा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपसे कभी भी पूछेंगे बता आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म भी तुमको बता, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सब होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। पूछेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। पूछेंगे आपसे क्वेश्चन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन। इसको कंठस्थ याद रखना, जिससे हम आपको बहुत सारे पुस्तक का इंग्लिश में भी याद करवाए हैं। जैसे प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का लेखक न्यूटन। ऑप्टिक्स नामक पुस्तक का लेखक न्यूटन। प्रिंसिपिया नामक देखो ये पुस्तक जो है न्यूटन बहुत फेमस है। न्यूटन का पूरा नाम आप जानबे करते हैं सर आइजैक न्यूटन। तो चलो फिजिक्स में है ये सब आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे हम देखो पुस्तक का फिर से तुमको समझा रहे हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। पूछेंगे
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन नो? चार्ल्स डार्विन। इतना तक कंठस्थ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। यह भी ध्यान देखना, कई बार एग्जामों में पूछा है, 12 में पूछा था अगला बार, अब की बार भी देखो ध्यान पूछ सकता है, इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पहले पूछा है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन नो, तो इसीलिए तुमको रिवाइजिंग करवा रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, तो तुम सब अच्छे से पढ़ो। देखो, वैज्ञानिक नाम होमो सोपियंस। वैज्ञानिक नाम होमो सोपियंस का अर्थ क्या है? तो पहले हम होमो के बारे में जानते हैं। यह देखो, मानव की जाति प्रजाति का नाम है होमो। पहले मानव सब ऐसे नहीं था। मानव सब देखो, मानव के बहुत सारे प्रजातियां कहा जाता है, हिस्ट्री में इतिहासों में मिलेगा आपको। जैसे पहला बोलता है चिंपांजी, मनुष्य से बहुत मिलता जुलता है। ओरनबटोर, रामपिथिकस, यह सब इतिहास में मानव को कहा जाता है कि एक पूर्वज है। गोरिल्ला, ओरनबटोर, चिंपांजी, रामपिथिकस, ये सब मानव के पूर्वज के सब जाने जाते हैं। ये बहुत वर्ष पहले की है खोज लो। तो आते हैं नो क्वेश्चन पे, तो पूछेंगे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोलेगा होमो सोपियन। क्या बोलेगा नो? होमो सोपियन। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सोपियंस। अब आते हैं, देखो होमो सोपियंस का अर्थ क्या है सर? आप तो बोल दे मानव का एक प्रजाति का नाम होमो है, और मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सोपियंस है, और मानव के पूर्वजों का भी नाम आप सब ने बहुत सारे बता दिए, तो बहुत अच्छा। अब आते हैं नो बुद्धि, इसका अर्थ होता है होमो सोपियंस का अर्थ होता है नो बुद्धिमानी आदमी। तो पूछेंगे बता मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सोपियंस। पूछेंगे मानव के प्रजाति का नाम होमो। पूछेंगे रे मानव से किसका पूर्वज है? तुम अपना सबका बोलेगा सब बहुत मिलता जुलता है, जैसे चिंपांजी, ओरनबटोर, रामपिथिकस, बहुत पढ़े सर, कितना विस्तार से पढ़ना इतिहास में। तो वैज्ञानिक नाम याद हो गया, होमो सोपियंस का अर्थ है नो बुद्धिमानी आदमी। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है नो केरोलस। क्या नाम है नो? केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है नो? वर्गीकरण विज्ञान की। पूछेंगे आपसे केरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है सर, वर्गीकरण है क्या? अरे नो, वर्गीकरण एक ऐसा है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नो? क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण जो केरोलस लिनियस साहब जो है नो, वह हमारे देश में विश्व में बहुत सारे जीव जंतु था। अब जीव जंतु था तो इसको हमें पढ़ने में समझने में बहुत सारे कठिनाई हो रहा था। अब बहुत सारे कठिनाई जब हो रहा था ना, तो वैज्ञानिक जो है केरोलस लिनियस साहब ने उसके नो क्या किया, विभागों में बांट दिया, वर्गीकरण कर दिया। अर्थात जैसे रे बीज को अलग कर दिया, ए बीज को अलग कर दिया, अर्थोपोडा को अलग कर दिया, प्रोटिस्टा को अलग कर दिया, कई खंडों में बांटा। इसीलिए आप कहते क्लासिफिकेशन जनक कौन है? तो बोलिएगा केरोलस लिनियस साहब है, जिसे हम बोलते हैं वर्गीकरण विज्ञान। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्यों वर्गीकरण किया। अभी भी जानते हैं कि जीव जंतु अधिक होने के कारण हम नहीं समझ पाते, इसलिए वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन है भी आए, केरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? तो आपको बोलना है वर्गीकरण विज्ञान को बोला जाता है नो केरोलस लिनियस। याद हो रहा गया। अब आते हैं हाइड्रा। हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन द्वारा। जिस प्रकार नो अमीबा की कहानी सुना है, अमीबा का चित्र तुम सबको अवे करता है तो अमीबा का चित्र नो ऐसे कर लेना, ऐसे। इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। अमीबा ये सब जो है नो, इसका आकार को निश्चित नहीं है। लेकिन ये जो पूछेगे रे नो भोजन सब कैसे ग्रहण करता है, देखो है यहाँ पे हम भोजन रख दिए, इसका मूल लच रहा है, तो ये क्या करेगा, देखते देखते धीरे धीरे इस भोजन को छाप लेगा। और भोजन को जब छाप लेगा ना, तो यह कुटपाद है एगो नो, कुटपाद की सहायता से भोजन को क्या करेगा, अंतः ग्रहण करेगा। अर्थात अंतः ग्रहण मतलब अंदर कर लेगा।
तो ये किधरों से मुंह खोल सकता है। यह इन्हें है कि इधर से खाया इधर से निकालेगा नहीं, जिधर से खाया उधर निकाल देगा नहीं। नो अपशिष्ट पदार्थ जो है यह किधरों से निकाल सकता है, अमीबा किधरों से मुंह खोल सकता है। पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, रे अमीबा जो है अपना भोजन किसकी सहायता से करते हैं? उत्पाद की सहायता से। पूछेंगे अमीबा का आकार, कहेगा सर ये तो इसका कोई आकार नहीं है निश्चित। पूछेंगे रे अमीबा जब अपना भोजन ग्रहण करता है तो ये अपशिष्ट पदार्थ तो कैसे बाहर निकल, कहेगा सर ये किधरों मुंह खोल देता है, मुंह खोल देता है। कहेंगे रे अमीबा जो है तुम पढ़ा है सेक्सुअल और अनसेक्सुअल, लैंगिक और लैंगिक। ये एक लिंगी जो है यह एक लिंगी और अलैंगिक के बारे में, यह भी उसी से रिलेटिव है। अब देखो अमीबा अपना कैसा परिवार बढ़ाता है, तो यह परिवार जब बढ़ाने के लायक होता है नो, ये क्या करेगा है तो अमीबा का हम चित्र, जैसे मान ले इस प्रकार अमीबा है, ये अमीबा है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ से चिपकेगा, ये चिपक गया तो इसको काट के यहाँ से हट जाएगा और ये इसका मुंह बंद हो गया। अब फिर ये धीरे धीरे बड़ा होगा तो फिर ये अपना आकार बदलेगा, तो फिर इसी प्रकार इसलिए तो हम एक लिंगी कहते हैं इसे, जिसमें दो जीव जंतु भाग ले, जिसमें एक जीव भाग ले। एक जीव भाग लेने वाला आपका अमीबा है, हाइड्रा है, पैरामीशियम है, और जिसमें दो जीव भाग ले मेल फीमेल है। अब पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह से लैंगिक और लैंगिक के बारे में चैप्टर में विस्तार से बताएंगे अगले बार। तो आते हैं अभी क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हाइड्रा प्रजनन करता है मुकुलन के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। अभी आपको इससे पहले बताए थे वर्गीकरण में, रे एबीज, प्रोटिस्टा, इस प्रकार जो वर्गीकरण किया केरोलस लिलियस में, उसमें भी से आता है आर्थ्रोपोडा। यह सबसे बड़ा संघ है, इसमें लगभग 75% जीव जंतु आते हैं इसी में, आर्थ्रोपोडा में। सबसे बड़ा संघ बोला जाता है आर्थ्रोपोडा, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अधिक जीव जंतुओं को रखा गया है वैज्ञानिक केरोलस लिनियस ने, इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जंतुओं का सबसे बड़ा संघ का नाम क्या है, तो आर्थ्रोपोडा। क्यों बोलते हैं आपको बता दिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव जंतुओं को रखा गया है, लगभग 75% रखा गया है, इसलिए। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन देखो कितना भी आई है, कई बार एग्जाम में पूछा। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हलवा है, लेकिन हल्का से हल्का ही क्वेश्चन आप एग्जाम में हर बार में क्या कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे भारी क्वेश्चन डील हो जाता है, लेकिन ऑप्शन जैसे देखने के बाद आपने इधर उधर देखते न, चारों ऑप्शन आगे में जो नजर आता है वही मार देते। लेकिन ध्यान से जब तक पढ़ेगा न, समझेगा न, क्या कर, चारों ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ो और चारों ऑप्शन को पढ़ो, तब तुम टिक मारो। तो मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम क्या यकृत है, याद रखना। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, परावैंगनिक किरण। अभी तुरंत आपको बताएं ऊपर वाले क्वेश्चन में जहाँ पे किन्नु है, यहाँ पे परावैंगनिक किरण की खोज रिटर ने। परावैंगनिक किरण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। मानव के शरीर पे डायरेक्ट अगर परावैंगनिक किरण पड़े तो त्वचा कैंसर जैसी भयानक बीमारी उत्पन्न होती है, और तुमको बोले मोतियाबिंद भी बीमारी होता है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद सब। इसीलिए पर्यावरण जो है देख रहा है कि कितना चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जो है पेड़ पौधा बहुत सारे कटाई हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, पेड़ पौधा कट रहा है, और CO2 गैस की मात्रा बढ़ रहा है। अब देखो CO2 गैस के बाद तेरे वायुमंडल में CO2 गैस का 0.03% है। तो आते हैं क्वेश्चन, परावैंगनिक किरण का कौन छानने मतलब होता है उसको सुरक्षा। जैसे मान ले अब दूध को तुम छानता है, वो नहीं रे, ओजोन परत जो है ना, कैसे ये देखो बिंदा बिंदा तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये धूल कण है। बहुत सारे धूल कणों से, बहुत सारे गैसों से
यह मिलकर इसी को बोलते हैं जाल। अब सूर्य के प्रकाश आएगा, इस छिद्र के माध्यम से जमीन पे पड़ेगा, पहले यहाँ टकराएगा और जमीन के माध्यम से। यही तो है तुम्हारा ओजोन परत। कहीं कहीं तुमको मिलेगा नो ओजोन मंडल भी मिलेगा, कहीं कहीं तुमको ओजोन परत मिलेगा। और ओजोन पर सूत्र पूछेंगे तो क्या बोलेगा नो O3 बोलना। तो आते हैं नो क्वेश्चन पे। तो पराबैंगनी किरण का कौन छानने का कार्य करता है नो ओजोन परत, जिसका सूत्र है नो O3। क्या याद रखना O3। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं अमीबा, जो कि अभी आपको बता रहे थे। अमीबा भोजन किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है? उत्पाद की सहायता से। यह क्वेश्चन अगले वर्ष पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में, क्वेश्चन नंबर C में। इसलिए बोलते रहे नो, ये देखो 2024 में क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान से समझना। अमीबा भोजन किसके द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है? उत्पाद की सहायता से। किस पर? तो अमीबा का चित्र बना। अगर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में है तो आप ऑब्जेक्टिव में टिक मारिएगा। यही क्वेश्चन 2 नंबरों में पूछ सकता है, यही क्वेश्चन आपको 5 नंबरों में पूछ सकता है। तो आप इसको विस्तार से समझाइएगा, चित्र बना दीजिएगा। आपको यह भी बताया कि देखो अमीबा का अनियमित आकार है, कैसे अपना वंश आगे बढ़ाता है, कैसे अपना क्या करता है। तो इस सब बातों पे तुम्हें ध्यान देना होगा। अगला देखो, अब क्वेश्चन है अंतिम तुम्हारा। पेड़ पौधा की पत्तियों हरा किसके कारण होता है? पेड़ पौधा की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। अब तुम जानता है पेड़ पौधा जो अपना भोजन जो बनाता है नो किसके सहायता से? सूर्य की प्रकाश से। पेड़ पौधा की पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधा जो है सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करता है, और सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करने में अधिक से अधिक मदद कौन करता है? क्लोरोफिल। पेड़ पौधा की जड़ों के माध्यम से जल, फलों के माध्यम से खाद्य पदार्थ, यह सब क्या करता है? प्राप्त करके वह भोजन बनाता है। और भोजन बना के वह किस रूप में भोजन बनाते हैं? ग्लूकोज की सहायता। ग्लूकोज जो कि वह जब भोजन करने के बाद वह कौन गैस तुम्हें मुक्त कर देगा? O2 गैस, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। और कौन गैस वह ग्रहण करता है? तो CO2 गैस, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखा एक कितना 21 क्वेश्चन से हमने लगभग आपको 60-70 क्वेश्चन बताए। हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बताए, कई चीज में तो 55 क्वेश्चन बताए। तो आप इसको ध्यान से, अगर एक बार समझ ना आवे फिर से देखना, 2 बार देखना। क्यों? क्योंकि यह सारा क्वेश्चन आपका VVI है। अगर आपको इस क्वेश्चन से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने की पूरी चांस है, क्योंकि यह सारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण तुमको हम निचोड़ के लाए नो। बहुत मेहनत से यह क्वेश्चन आया। इसको तुम्हें 2, 3, 4 बार समझो, बुझो। जहाँ दिक्कत हो तो तुम कमेंट बॉक्स में हमें करो, तब ना हमें पता चलेगा बच्चा क्या है नहीं है। तो तुम्हें यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो नो तो क्या कर देना? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट हमें क्या करना? करते रहना। फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे दिन। धन्यवाद।